दस परसेंट ग्रोथ, ठीक है। 24-25 में 10% की ग्रोथ पे बात करेंगे। जो अपना पेपर होने वाला है बोर्ड का, उसमें कम से कम 10% ज़्यादा बढ़े दिस स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी से कम इतना तो फायदा हो, ठीक है। क्या फायदा, क्या सुनने का, इतना लंबा वीडियो अगर सुनने का कोई, या फिर तुम लोग हमारी बातें कर रहे हो, ठीक है, सुन रहे हो, देख रहे हो, क्या फायदा, क्या इसका, कुछ ग्रोथ हो, है ना। तुम लोग तो यहाँ पे हो, जो बच्चे नहीं है वो भी सुनेंगे इसको, कुछ तो फायदा हो उसका। कोचिंग 21 फरवरी पहला एग्जाम, आज तारीख 15, ठीक है। कल सलाह आने वाली है, हाँ वो जरूरी है, ठीक है। एक बार तो आते हैं सर, 15 तारीख। अपने पास टोटल 6 दिन है हिंदी में, ठीक है। बट जिसकी हिंदी सही है, अच्छी है, और उसको पता है कि वो 90+ ला सकता है हिंदी में, वो कम से कम 3 दिन तो, मिनिमम 3 डेज। और ये मत सोचो कि मैं 15 से देना शुरू करूँगा या मैं 16 से देना शुरू करूँगा, कोशिश करो लास्ट के डेज, ठीक है। जैसे कि 18, 19, 20। ज़्यादा डर लग रहा हो तो 17 से शुरू कर सकते हो। 3 दिन दो, क्योंकि इसमें अंडर 30 चैप्टर्स हैं, 30 से कम चैप्टर है। सबसे पहली चीज, अगर 30 से कम चैप्टर है तो तुम्हें पढ़ने में एक चैप्टर को बहुत हद से हद लगता है तो आधा घंटा, यही लगता है, इससे ज्यादा तो नहीं लगता। आधा पौन घंटा, कुछ बड़े बड़े चैप्टर है उसमें 1 घंटा। पूरी किताब अगर पढ़ना चाहो तो सुबह से लेकर शाम तक पूरी किताब पढ़ लो, बहुत जनरली और इजीली। जो बच्चा लग के पढ़ेगा आराम से पढ़ लेगा। 2 दिन में हिंदी का लिटरेचर का सिलेबस पूरा खत्म हो जाता है। बात पता है ना। पढ़ने का तरीका बताया था तुम्हें हिंदी का। चैप्टर्स को रीड करना है, उसको प्रॉपरली रीड करो। रीड करते समय क्या क्या गौर करना है, जितने भी उसमें नाम हो, नेम को अंडरलाइन करो और टफ वर्ड्स को अंडरलाइन करो, क्योंकि पेपर टाइम में यही लिखते हुए याद नहीं आते, है ना। नेम और टफ वर्ड याद नहीं रहेंगे तुमको, क्लियर है, पक्की बात। आगे सुनो, एक सेकंड, हिंदी बच्चे से ना अंडर 30 है ना चैप्टर्स, तो 30 चैप्टर्स को तो बहुत इजीली पढ़ सकते हो। टफ वर्ड को अंडरलाइन करना, नेम्स को अंडरलाइन करना प्रॉपरली, और इनका शुरू में कुछ नहीं करना है, बस अंडरलाइन करना है जो वर्ड्स तुम्हें ऐसे लगे कि पढ़ते समय टफ है, थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। जब उसको तुम पढ़ लो तो शाम के टाइम में, इवनिंग में, पूरे दिन सुबह से पढ़ना है शाम तक। इवनिंग में जब बैठो तो जितने भी टफ वर्ड और नेम है, उनको नेम्स को तो एटलीस्ट 2 बार, क्योंकि अगर नेम गया तुम्हारे हाथ से, गलती से पेपर में बैठे बच्चे डर के पेपर में नाम भूल जाते हैं। अगर गलती से भी नेम ही चला गया दिमाग से तो निकल गई, तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिख पाओगे। नाम भूलोगे, हालदा सा भूल गए, ठीक है। अगर नाम भूल गए बेटे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो नाम को 2 बार, और जितने भी टफ वर्ड्स हैं उसको कम से कम 1 बार अगर लिखोगे तो पेपर टाइम में लिखते पे दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। ये हिंदी की है, और हिंदी में ऑलमोस्ट हर बच्चा 90+ लिख सकता है। ये समझो ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है, ठीक है। अगर प्लस पॉइंट नहीं है तुम्हारा, अगर हिंदी तुम्हारा वीक पॉइंट है, इसका मतलब तुम्हारा इंग्लिश प्लस पॉइंट है ना। जिसकी हिंदी वीक होगी वो इंग्लिश में पीछे बह जाता, और जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वीक है वो सब में बाई स्ट्रेटजी लगा, ठीक है। तो सब में तरीका है, हाँ, क्योंकि सीबीएसई तुमको इतना टाइम देता है कम से कम, जिससे कि तुम पढ़ के पास हो जाओ। हर पेपर के बीच में इतना समय देता है। मैथ्स में फिर भी इन्होंने कम समय दिया, बल्कि इनको पता है मैथ्स में हर साल सबसे ज्यादा कंपार्टमेंट रहती है, ठीक है। हमारी साइंस में लगने के लोगों के चांसेस बहुत होते हैं, हाँ, मैथ्स में कंपार्टमेंट सबसे ज्यादा लगती है। बट इसका मतलब ये नहीं मैथ्स डरने वाला है। मैथ्स इजीएस्ट सब्जेक्ट है। मैथ्स ही एक अकेला सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा 100 मार्क्स आते हैं बच्चों को। अच्छे से क्या है तो कंपार्टमेंट तुम देख रहे हो एक तरफ, दूसरी तरफ ये देखो, ये अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 लाना इजी है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके किसी में 100 नहीं होंगे, कईयों में 90 भी नहीं टपे होंगे, उनके मैथ्स में 100 होंगे। रीजन लैंग्वेज कुछ है नहीं, आता है तुम्हें तो लिखो, वरना नहीं आता तो कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। क्लियर है इतना। तो मैथ्स बेटे तुम्हारा इजीएस्ट भी है और टफेस्ट भी है, इसमें समय लगता है। जो इंपॉर्टेंट दिए, अगर फेल होने के चांसेस लग रहे हैं, पास होने के भी चांसेस नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट दिए पूरा कर लो, काम हो जाएगा। 165 क्वेश्चन जो है वो। इंग्लिश के पास तुम्हारे पास लगभग 5 दिन है, 5 डेज, ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। 25 5 दिन है लगभग। तो मैं एक बात बता दूं, पेपर के बाद किसी बच्चे का पढ़ने का मन नहीं करेगा,
क्यों? तो भूल जाओ कि तुम्हें उस दिन जो तुम्हारा जिस दिन पेपर खत्म हुआ वो तुम्हारे पास पूरा दिन है। जो बच्चा पेपर से आते ही तुरंत सोएगा, ठीक है, आधा पौन घंटा जो बच्चा आते ही सोएगा वो तो पेपर अच्छा करेगा अगला और पूरा दिन यूटिलाइज कर पाएगा। जो बच्चा नहीं सोएगा आते ही, ठीक है, मतलब दिमाग को उसने रेस्ट नहीं दिया, चुपचाप आके नहीं लेता, आते ही फोन पकड़ लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, अगर रील्स देख के मूड फ्रेश करूंगा, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा, हो गया 101% है वो इंग्लिश के पेपर में हिंदी को याद कर रहा होगा, ठीक है। एटलीस्ट शुरू के 2 दिन तुम्हारे दिमाग से हिंदी नहीं निकलेगी क्योंकि तुम इन 3 दिनों में इतना पढ़ने वाले हो, हिंदी, ठीक है। इसलिए पेपर से आते ही हिंदी के पेपर के बाद तुम सोओगे क्योंकि सुबह तुमने रिवाइज किया था और फिर जो भी चीज तुमने रिवाइज करी थी वो तुमने पेपर में लिखी है। लिखने वाली चीज हम जल्दी नहीं बोलते, दिमाग से रिलीज ही नहीं होगी, निकलेगी नहीं वो। रिलीज अगर उसको करना है तो सो जाओ आते ही, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाए, आधे घंटे सो, 1 घंटे सो, टाइमर लगा के सो जाओ और बैठो। मेरा सिंपल सा काम होता था, पेपर से आया और बेड पे आके गिर गया, यो हॉस्टल में थे ना, गिर जाता था, फिर उसके बाद उठता नहीं था। लंच होने का टाइम होता तो बच्चे अपने आप उठा देते, इससे मेरा क्या होता था कि टाइम कम खराब होता था। मेरे को पता था लंच होना है अभी तो बच्चे उठाएंगे, लगभग लंच होने में और हमारे आने में कम से कम 40 मिनट का आके आराम से जाता। इसमें तो बच्चे नहीं सोने देते थे, बता क्या लिखा तूने, ठीक है, मुझे बता। इसमें नहीं सोने देते थे, बट इसमें तो अपन सो सकते हैं, इसमें भी सो सकते हैं। तुम तो घर पे हो, आते ही सो जाओ, तुरंत मम्मी से बोलना मम्मी आधे घंटे बाद खाने के लिए उठा देना, 1 घंटे बाद खाने के लिए उठा देना। उठ जाओगे, आंख भी खुल जाएगी, खाना खा लोगे, सुस्ती भी छूट जाएगी, दोबारा मुंह धुलो, बढ़िया से फ्रेश हो, ठंडे वाले फेस वॉश से मुंह धुल लो, दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। फोन नहीं चलाना आगे दोबारा, ठीक है। उठते ही फोन चलाया, दोबारा हिंदी की रील्स आ रही होगी तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। फिर इंग्लिश के पेपर के लिए तुम्हें आगे बेटे जिसकी साइंस बहुत वीक है या फिर साइंस में उसको लग रहा है मामला खराब है तो इधर उसको अगेन 5 दिन नहीं देने, करीबन 3 डेज देने उसको, क्योंकि जितने बच्चे हिंदी पढ़ते हैं ना 3 दिनों में, सेम चीज इंग्लिश भी ऑलमोस्ट सेम चैप्टर है। ग्रामर में दिक्कत होती है, ग्रामर तुमने आज तक कभी सुबह से नहीं पढ़ी रात तक, इस बार तुम्हें लग रहा है ग्रामर सुबह से पढ़ोगे तुम रात तक, तुमने फिर से वही पढ़ना पेपर वाले दिन सुबह को ही है, ठीक है। मैं कहता हूँ इस बार तुम ग्रामर पहले से पढ़ो, इसलिए मैंने 3 दिन दिए, कम से कम 2 दिन लिटरेचर पढ़ो, पहले लिटरेचर को खत्म करो, ठीक है। और ग्रामर 1 दिन में तुम कुछ पढ़ने वाले नहीं हो ग्रामर में, ये तो भूल ही जाओगे तो ग्रामर पढ़ लोगे, पढ़ के तैयार करोगे। ग्रामर का सिंपल सा सीन इतना है, किताब उठाई और जो उसके क्वेश्चन है वो लगा है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन। ग्रामर बहुत इजी आता है, बेसिक से बेसिक बच्चा ग्रामर कर लेता है, ग्रामर बहुत इजी लेवल की आती है। लिखने का पैटर्न मत भूलना, वहां लेटर एप्लीकेशन के पैटर्न नहीं आता है, लाइन छोड़ो लाइन पकड़ो, लास्ट में सिंसियरली लिखो, फेथफुली लिखो, योर लवर लिखो, योर फ्रेंड लिखो, क्या लिखो, ट्रूली लिखती हूं मैं, सबसे इजी लगता है। हाँ। तो वहां बैठ के पेपर में समझ याद नहीं आता, तो एक बार को दोबारा से पूरा फॉर्मेट जरूर याद करना है। राइटिंग पोर्शन में दिक्कत होती है बच्चों को इंग्लिश में, और इंग्लिश में भी सेम चीज, रीड करते पे नेम को याद रखना है, और अगर तुम्हें कहीं से मिल जाए, बीबीसी कॉम्पैक्टा तो नहीं होगी तुम्हारे पास, ठीक है, मैंने कई बच्चों को रिकमेंड की थी बीबीसी कॉम्पैक्टा ले लेना, शिवम ने ली थी, लेकिन अगर नहीं ली कोई बात नहीं, नेम सारे के सारे अंडरलाइन, जो तुम्हें वर्ड्स लगे कि यार ये यूज करे जा सकते हैं मेरे पेपर टाइम में, उन वर्ड्स को एक बार अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। शाम को जब दोबारा से बैठो तो उन वर्ड्स को पढ़ना है, ताकि तुम्हें पेपर टाइम में बढ़िया अंग्रेजी लिखो, वहां बोलो आई वांट टू डू दैट, ठीक है, फिर कहें यार याद नहीं आ रहा, इसको अंग्रेजी में कैसे बोले, खींचने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, रखने को क्या बोलते हैं यार, हम ही नहीं आ रहा, है ना, पुट करूं थ्रो करूं, ऐसे ही सबके साथ होता है जनरली, पुट करूं थ्रो करूं, पेपर टाइम में समझ नहीं आ रहा, यार कुछ तो था, जल्दी आ जा, फिर पेपर के लास्ट में बोल थ्रो पुट 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 सब हो जाता है। अगर हाँ मिक्स अप, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो बेटे वर्ड्स को अंडरलाइन करना और वर्ड्स को पढ़ना। इसलिए मैं शुरू से एक ही चीज चिल्ला रहा हूँ, अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तुम अपनी, तो इंग्लिश की शुरुआत में टफ वर्ड्स निकाल लो, जो वर्ड्स तुम्हें लगते हैं यूज हो सकते हैं, उन वर्ड्स को अलग लिखो वोकैब, जितना अलग करके उसको लिखोगे तुम उतना ही फायदे में रहोगे, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, अलग से लिखना है उसको, क्लियर है इतना। ये तुम्हारा इंग्लिश में, ग्रामर का भूलोगे, राइटिंग पोर्शन में बता रहा हूँ गड़बड़ करोगे, इसलिए पहले से तुम्हें रिवाइज करके जाना है। तुम सुन रहे हो तो इस चीज को ध्यान से रखो, ठीक है।
क्योंकि जनरली ये तुमने हर पेपर में गलती करी, बट तुम इसको कभी नोटिस नहीं करते। दोबारा पेपर देने जाते हो, दोबारा वैसी हालत में जाते हो। पूरी लिटरेचर पढ़ी, ठीक है, नहीं पढ़ी अभी तक तो तुमने कई पेपरों में तो समरी सुन के पेपर दे दिए। अभी समझी ना सुने। समरी सुननी है, फिर से सुननी है। जो गलती तुमने करी वो गलती दोबारा करनी है, वरना अफसोस रहेगा, वरना पूरी बुकें पढ़नी है बस। हाँ मैंने क्या बोला, जो गलतियां तुमने करी वो दोबारा करनी, वरना अफसोस रहेगा, यार पहले करके जाता था तो पेपर अच्छा होता, इस बार नहीं करा तो पता नहीं क्या होगा। तो इतना नया एक्सपेरिमेंट, पुरानी गलतियां सारी कर लो अपनी जो करते थे, लेकिन कुछ नया ऐड ऑन करने को बोला मैंने कि अपने वर्ड्स नेम्स इनको अंडरलाइन करके लिख लो, क्योंकि तुम हर पेपर में भूलते हो, फिर से भूलोगे। बट इसका तुम्हें तरीका नहीं समझ में आता, वहां बैठ के सोचते थे अरे ठीक है ठीक है ठीक है। राइटर्स लास्ट मोमेंट पे याद करना शुरू करते हैं। चैप्टर पढ़ना शुरू करो, जब रीड करना शुरू करो तो सबसे पहले देखो यार ये इसने लिखा है, और जितनी बार दिमाग में आए उतनी बार राइटर का नाम लो, ठीक है, कि यार ये लिखे गया है, इसने ऐसा लिखा। बताओ राइटर कितना लुल्लू था, इसको लिखना ही नहीं आया। मैं होता मैं इसकी जगह ये लिखता, मैं इसी जगह लिखती सीधे कल साल हाँ मैं लिखता ही नहीं, बच्चों को दिक्कत होगी। बस लेकिन अगर राइटर का नाम लास्ट में याद कर लो तो फिर दिक्कत है। राइटर का नाम सबसे पहले, नेम और वर्ड्स को अंडरलाइन ध्यान से रखना। अच्छा इंटरव्यू क्या है? नेम तो चलो याद रहता है। पोएम्स में बेटा गड़बड़ करोगे तुम लोग, अभी बता रहा हूँ, पोएम्स के तुम्हें एक्सट्रैक्शन भूल जाते हो, नहीं आता। तो पोएम्स के एक्सट्रैक्शन के लिए पहले पोएम को पढ़ो, केवल पोएम पढ़नी और पोएम की समझ के देखना उसको, यार ये लिखा क्या है। तुम्हारे पास इतना समय है, एक दिन भी पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। तो पोएम को पहले खुद पढ़ के खुद समझो। तो मैं हिंदी समझाता हूँ, कई बार मैंने शुरू में तो हिंदी में खूब पढ़ाई है, याद है, कुछ काफी सारी पोएम समझाई थी। पहले मैं पोएम्स पढ़ता हूँ, तो पोएम्स पढ़ के जो मेरे को समझ में आ रहा होता है पहले मैं उसकी बात करता हूँ, ठीक है। बाद में किसी का एक्सट्रैक्शन मैंने पढ़ के देखा है ये क्या लिख रहा है, फिर लगता है हाँ यार इसका ये और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। अभी मेरे आइडियाज में क्या हुआ, चीजें आके पड़ गई। दूध में पानी मिलाओ तो चलेगा, बट केवल पानी सप्लाई कर रहे हैं तो नहीं चलेगा, कि हाँ दूसरी जगह से पानी भर रहा डाल रहे, अरे यार कुछ हमारे पास था हमने कुछ मिला दिया तो ठीक है, हमारे पास कुछ था ही नहीं हमने सब मिला ही रहे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो पहले खुद का एक्सट्रैक्शन, उसके बाद चीज को रीड करना। समझ गए था, क्लियर है। हिंदी और इंग्लिश में नंबर खींचना बहुत आसान है, अभी भी दोबारा से बता रहा हूँ, जिसमें ज्यादा आए उसमें ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। पता लगे अंग्रेजी में यार ये तो पूरा चैप्टर इतना पढ़ा है मैंने, इतना प्रिपेयर किया, इसको तो पूरा लिख लूंगा, जितना पूछा ओवर कॉन्फिडेंस। अब सुनो, ठीक है, जितना आए उतना ही लिखना और है। सैंपल पेपर, हाँ? सैंपल पेपर। सैंपल पेपर, पेपर के बीच में सैंपल पेपर करना है या नहीं करना है? पेपर नहीं करते, सिंपल सी बता रहा हूँ, कोई भी पेपर नहीं करना सैंपल पेपर, कि पेपर के पहले एक दिन पहले लेके बैठ गए, अब अपन लगाएंगे। हो नहीं रहा, कर रहा है तो हो नहीं रहा, अभी तक रह गए थे भाई। सबसे मेन चीज तो यही है ना, बोर्ड के पेपर में तुम डरोगे बहुत। तो कब लगाए? भाई पेपर तुमने जितने लगाने थे लगा लिए, अब अगर तुम्हें पेपर लगाने की चाह, यार मैंने सैंपल पेपर अभी तक नहीं लगाया, फिर और लगाने थे मेरे को, तो पढ़ना है बस। अब बस पढ़ना है, जो चीज तुम्हें टफ लगे उनके क्वेश्चंस के आंसर पढ़ो और उस आंसर को लिख के देख लो जो तुम्हें टफ लगे। सारा पूरा सैंपल पेपर 3 घंटे का लेके बैठोगे, कितने दिन है यार तुम्हारे पास? 2 दिन है लास्ट, अब 2 दिन है ना, 15 से 17 से तो तुम उधर शुरू हो जाओगे, 2 दिन है। सैंपल पेपर नहीं लगाना, पढ़ना है बस, उसको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद बस सिंपली जो टफ लग रहा है उसको पढ़ के देखा, ज्यादा टफ लग रहा है तो 2 बार करके देखा, ठीक है। सैंपल पेपर से ज्यादा जरूरी है एनसीईआरटी कोर्स, कि तुम सैंपल पेपर लगा रहे हो बैठ के, उससे बढ़िया साइंस के एनसीईआरटी 4 बार रिवाइज करो ना, सोशल स्टडीज के एनसीईआरटी रिवाइज करो ना। सोशल स्टडीज में तो वैसे क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने को बोलता हूँ, क्वेश्चन आंसर रिवाइज करो, क्योंकि तुम लोग जो याद करते हो वो याद करने वाली चीजें नहीं है। एसएसटी पढ़ते पे मैंने पढ़ता था तो ज्योग्राफी में तो एक भी लाइन ही नहीं छोड़ता था अंडरलाइन करने के लिए, जो क्वेश्चन पूछा वो भी अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्या पता जरूरी हो। ज्योग्राफी में तो भाई यही लगता है, सभी बच्चों को यही लगता है। इकोनॉमिक्स पढ़ के लगता है अब तक तो जीनियस हो गया, 2-4 लाइनें अंडरलाइन करनी पड़ती हैं, बाकी तो सब आता वो है, जो ब्लैक हेडिंग होती है बस उतनी पढ़ती हूँ उतना ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ के लगता है, लेकिन वही ज्योग्राफी पढ़ के दोबारा औकात आ जाती है यार, सब इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स पता नहीं क्या पढ़ रहे होंगे अभी, वो सालों पता रहता है क्या पढ़ रहा है, क्या आने वाला है पेपर में, है ना, जानकारी रहती है, यही लगता है। चलो फिलहाल तुमको करना क्या, साइंस का सुनो जरा।
साइंस में सबसे पहले सैंपल पेपर लगाओगे, ठीक है। सैंपल पेपर क्या, जो तुमने पहले करे हुए हैं उनको पढ़ के देखो, जिन क्वेश्चंस बैठ के तुमसे बोला जो करके देखे हैं तुमने, जिसमें तुम अटके हो बस उसको टिक कर लो। पूरा पेपर नहीं लगाना, पूरा पेपर बस ऐसे झलक मारनी है। ये तो आते ही थे अपन को, पहले से आते थे। जो नहीं आते थे, जिनमें अटके थे, वो उनके आंसर एक बार दोबारा से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद अपनी एनसीईआरटी पकड़ो, एनसीईआरटी रिवाइज करो। अब तुम्हें पहले पेपर लगाने क्यों बोला, बाद में एनसीईआरटी क्यों बोला है? यहाँ पे जो तुम्हारे पास 2 दिन बचते हैं ना, उनमें पेपर लगाना है साइंस के। तुम्हारी साइंस ज्यादा वीक है तो साइंस के लगाओ, अगर मैथ्स ज्यादा वीक है तो मैथ्स के लगाओ। कहीं पे तो तुम दोगे ना इसको, दे मैं तो सोच रही थी एसएसटी का। जिसकी एसएसटी ज्यादा वीक है वो एसएसटी लगा लो, मैथ्स एकदम टकाटक है, उसको पता है, साइंस एकदम टकाटक है, या फिर उसको लग रहा है कि काफी मिल रहा है ना साइंस में, ठीक है। 27 26 से मतलब 26 27 28 29 और 1, ठीक है। 26 27 28 29 और 1, 5 दिन मोटे मोटे, ठीक है। 26 को आके सोना है, लेकिन दोपहर के बाद का समय तुम्हारे पास होगा। हाँ, 1:30 बजे पेपर देख के आओगे, करीबन 3 साढ़े 3 बजे तक फ्री हो जाओगे। 2 दिन तक हम लगातार सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर पढ़े। 2 दिन में पॉसिबल है कि तुम एसएसटी और मैथ्स और साइंस तीनों के सैंपल पेपर कर लो? नहीं पॉसिबल है ना। मैंने बोला बस पढ़ना है तुम्हें, बस रीड करना है, जो गलतियां करी हैं उनको देखना है। साइंस में तुम अभी से पकड़ के बैठे हो यार, इस चैप्टर में मेरे को ज्यादा फोकस करना है। मैक्सिमम देखो तुमने कौन से क्वेश्चन छोड़े यार, इस चैप्टर को मैं एक बार ध्यान से पढ़ के जाऊंगा पेपर में, इसको ज्यादा रिवाइज करना है, इतने पे ही फोकस करना, ठीक है। बाकी सब चीजें तुम्हें पता है कि ये प्रिपेयर्ड है। जिन पे ज्यादा अटके हो उनको ज्यादा प्रिपेयर कर लो। दूसरी चीज मार्किंग स्कीम, कौन से चैप्टर से ज्यादा आ रहा है, मार्किंग स्कीम मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, ठीक है। हाँ मैंने डाली हुई है, तो मैं देख लेना। 10 साल का पिछले वो दिया हुआ है मैंने, पुराने कितना बच्चों ने डाले हैं, पेपर हर साल कितना क्वेश्चन देता है, कंटेन करता है जनरली, वो सब डाला हुआ है मैंने, ठीक है। देख लेना, एनालाइज का ही बस वो पूरा लाल। साइंस में पहले से तुम अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढ के रखो, ठीक है। जो तुम्हें प्रॉब्लम्स हो रही है, महसूस हो रही है, उसको ढूंढ के रखो। उसके बाद जब दिन शुरू हो तुम्हारा 26 तारीख की इवनिंग, ठीक है, 26 की इवनिंग, क्योंकि तुम्हारा साइंस का जरूरी है थोड़ा सा, जो तुम्हारे नोट्स है, ठीक है, उसको नहीं छूना है, ठीक है। क्योंकि नोट्स तुमने बहुत अच्छे नहीं बनाए, तो मैं खुद को ही अभी तक भरोसा नहीं है कि मैंने नोट्स में सारी चीजें लिखी है या नहीं लिखी है। तो अगर तुम्हें नोट्स पे अगर बहुत भरोसा है, तो मैं लगता है कि नोट्स तुमने काम मेरे को बना रखे हैं, तो नोट्स पढ़ना शुरू करो, ठीक है। दूसरी मेरी दी हुई डायरी, जो मैंने डायरी के नोट्स दिए हैं, ठीक है। अगर नहीं है तुम्हारे पास तो चाहे तो मान लेना, अगर दिए हुए हैं तुम्हारे पास है तो उस डायरी को सबसे लास्ट मोमेंट पे पढ़ना है, वहां से भी शुरू नहीं करना तुम्हें, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले बेटे एनसीईआरटी, उसके बाद कुछ करना है जो तुम्हें पूरी खत्म हो जाएगी ऐसे। नहीं पॉसिबल ही नहीं है, एक दिन में पूरी खत्म नहीं हो पाई। और जो बच्चे जनरली गलती करते हैं, वो पता क्या गलती करते हैं, अपन के पास है 5 डेज, आराम से पढ़ेंगे ना। पहले दिन मैं लगाऊंगा केमिस्ट्री, दूसरे दिन मैं लगाऊंगा बायो, तीसरे दिन मैं लगाऊंगा फिजिक्स, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स मेरे को याद नहीं रहती, तो मैं फिजिक्स बाद में लगाऊंगा, या मेरे को बायो याद नहीं रहती, मैं बायो सबसे बाद में पढ़ूंगा। जो तुम सबसे बाद के लिए कर रहे हो ना, वो तुम लास्ट डे पढ़ रहे हो 1 तारीख को, ठीक है। सबसे पहली चीज, क्योंकि तुम्हारा समय भरपूर बर्बाद होता है। जिस बच्चे को पता है उसका ये वीक है, मत मानो तुम्हारा 2 तारीख को एग्जाम है। सबसे पहली चीज तुम्हारी मेंटलिटी रहनी चाहिए, तुम्हारा 1 को एग्जाम, ठीक है। कम से कम इतना प्रेशर डालो खुद के ऊपर कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा 2 का एग्जाम नहीं, तुम्हारे मन में रखो यार 1 तारीख को साइंस का एग्जाम है, सबने बोला था, ठीक है। 1 तारीख का ही एग्जाम रखना है, तो तुम जिस चीज को 1 को करने वाले होगे वो तुम कब कर लोगे, 29 को, 29 को। फरवरी में 29 दिन ही होता है ना। देखो ये भी धोखाधड़ी कर रही है, आधे पेपर के दिनों में फरवरी आधी, और समय तो पूरी कर देना, बोर्ड का है 7 5 दिन कैसे हुए? 5 दिन कैसे बचे साइंस के? 26 27 28 29 1 26 27 इसमें 30 भी है आज। 29 29 29 पे 4 दिन हो गए, और 1 5 दिन तुम्हारे पास, मानो तुम्हारे पास टोटल 4 दिन है। 1 तारीख को तुम्हारा एग्जाम है। अब तुम्हें क्या करना है,
इन चीजों को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ऑर्डर में करना है। अगर तुम्हें जो चीजें आती है उनको साइड रखो पहले, जो तुम्हें नहीं आता उनको पढ़ना शुरू करो, जो आता है उनको बस ऐसे रन में देखना। चल भाई आगे चल। ये हो गया अपना, ठीक है। तुम्हें पता कैसे लगेगा तुम्हारा हो गया नहीं हो गया, उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ो, एनसीईआरटी के लास्ट वाले क्वेश्चन आंसर पढ़ते ही तुम्हें महसूस हो जाएगा यार तुमने कर लिया नहीं किया। ठीक है? अगर तुम्हारा हो गया है, तुम्हें क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं सारे इट मींस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन, इन बिटवीन क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन वो सारे ठीक है। उसके बाद बैक एक्सरसाइज का मेनली बता रहा हूँ, उसको पढ़ने के बाद तुम्हें क्या करना है, चैप्टर खत्म करो फटाफट। अगर तुम्हें लगता है ओवर कॉन्फिडेंस तो ये चैप्टर मेरे को बढ़िया से आता है, इसमें तो अपन को हाथ ही नहीं लगाना, जिसमें हाथ नहीं लगाना तुम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर को हाथ लगा लो। सारे कर पा रहे हो इसका मतलब तुम्हें सच में हाथ नहीं लगाना, सारे कर पा रहे हो बढ़िया तरीके से, लिखे नहीं देखने, जो तुम्हें टफ लगे जिसमें फिगर्स बनाने उसको लिख के करना है। ठीक है, क्योंकि तुम फिगर्स लास्ट में पता कैसे बनाते हो, ऑबिल मान लो, जनरली मैं ऑबिल बताता हूँ, तो ऑबिल तुम्हें ठीक बन गया। डर होता है, टाइम में क्या डर होता है वहां पे, इसीलिए डरने को मना करता हूँ। तुम लोग फिगर्स की बैंड बजा देते हो वहां पे, ठीक है, बल्कि फिगर्स के सबसे ज्यादा नंबर है। जिस क्वेश्चन में भी लगे तुम्हें फिगर्स बन सकता है उनको मार्क कर लो कि यार इसमें फिगर बन सकता है, उस फिगर पे ध्यान रखना। चैप्टर को फर्स्ट से जो आते हैं उनके क्वेश्चन आंसर, जो नहीं आते हैं उनको पढ़ना शुरू करो। ये तुम्हारा फर्स्ट डे की मार्किंग है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें फर्स्ट डे नहीं पहुंचोगे फाइनली। इसमें फाइनली जब तुम फर्स्ट डे पहुंच सकते हो, जब रात को कम से कम 11 से 12 बजे तक कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हो, सुबह 3:30 बजे से रात को 3:30 बजे शाम, ठीक है, आफ्टर जब पेपर के बाद आए ना 3-3:30 बजे से कॉन्टिन्यूसली 11-12 बजे तक पढ़ रहे हो, तब यहाँ तक पहुंचोगे जो तुम्हारे बस की नहीं है। क्योंकि तुम क्या करोगे, अपने दोस्तों से बात करोगे और दोस्त बोलेंगे भाई आज तो पेपर दे के आए, अपन के दिमाग से अंग्रेजी नहीं निकल रही, तुम्हें तो पढ़ा पता है ना कैसे निकालना। बात नहीं करूंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज दोस्तों से अगर किसी से बात कर ली 100% श्योर है कि उसको तो उसने तो ना वीडियो देखी होगी ना तुम्हारे साथ पढ़ा हो, उसको क्या पता होगा। ठीक है, शेयर कर देना अगर कोई दोस्त हो। मैं भी शेयर करूंगी। तो बहुत सारा क्योंकि वो तुम्हारा दिमाग खाएगा 100%, और वो तुमसे यही बोलने वाला है। अगर तुम उसका सच में सपोर्ट चाहते हो, यार कोई ऐसा पार्टनर हो जिसके साथ कंपटीशन रहे हमारा, कोई ऐसा दोस्त हो, ठीक है, अगर तुम सच में होशियार हो तो ये समझो कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर वो है जो 99.8 वाला है, वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है। और 99.8 वाला बच्चा पेपर से आते ही थोड़ी देर रेस्ट करेगा, उसके बाद पढ़ना शुरू कर देगा मिनिमम टाइम में, उसका दिमाग बहुत शार्प होगा, ये समझो। ठीक है, मतलब तुम्हें उसको कॉम्पिटी करना है अपने हार्डवर्क के साथ, तो विद फुल स्ट्रेटजी तुम उसको कॉम्पिटी कर सकते हो। दिमाग में बस एक चीज रखो कि जिस समय तुम टाइम पास कर रहे हो, जिस समय तुम बातें कर रहे हो, जिस समय तुम कहीं और घूम फिर रहे हो, उस समय वो बच्चा पढ़ रहा है, और अगर वो पढ़ रहा है उस समय बैठ के, तो ऑब्वियस सी बात है तुम पीछे रह जाओगे, है ना। ये तो श्योर शॉट है। तुम जिसके बारे में बना के बैठना एक ऐसी इमेज, यार उसको पीछे करना है या रिकॉर्ड बनाना है, तो उसकी इमेज ये समझो कि वो हर मोमेंट पे पढ़ रहा है। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। जो तुम्हारा दोस्त है ना, उसको बोल कि यार तू, तेरे को तो 90 जाना है, 95 जाना है, मेरे को जहाँ जाना है वो मैं तुझे बता तक नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी बेइज्जती मारेगा इसलिए तुझे पता है मेरी औकात से बाहर है, बट शायद कर लूंगा तब तुझे बताऊंगा मैंने क्या सोचा, क्योंकि वो 12वीं में फिर तुम्हारे साथ होगा, तो उसको पहले बता देना, उसको स्ट्रेटजी समझा देना। तो पहले से टारगेट बनाओ, एक दिन पीछे का पेपर समझो, उस दिन अगर तुम रात तक पढ़ोगे 11-12 बजे तक, फिर पेपर चेक करिए आप? नहीं, पेपर चेक नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। पेपर चेक नहीं करना। पेपर आते ही बस थोड़ी सी जनरल चीजें होती है वो पूछ ली, जो भी जो बड़े क्वेश्चन है उनका, छोटे क्वेश्चन है उनका नहीं पूछना। ठीक है, बड़े क्वेश्चन है उन पे देख लो यार 5-5 नंबर के, एक नंबर में अगर कॉन्फिडेंस है आता है तो वेल गुड, नहीं आता तो कोई बात नहीं, पेपर तो कर दिया ना। जो बच्चा आगे पेपर चेक करता है वो और रोता है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, उसके बाद सोशल स्टडीज में सेम चीज विद प्रॉपर गैप, पहले दिन ही रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद बेटे सबसे लास्ट में क्या पढ़ोगे, ज्योग्राफी ना, क्योंकि वो तुम्हें याद नहीं रहती है ना। नहीं, सो बेटे जो ज्योग्राफी है वो इवनिंग में तुम्हें, जो पहली इवनिंग हो साइंस के पेपर के बाद तुम्हारी पहली इवनिंग हो, उस इवनिंग में तुम्हें ज्योग्राफी थोड़ी सी रिवाइज करनी है। 3 बंच में उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। टोटल कितने चैप्टर है ज्योग्राफी में? 6। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 2-2 चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, जिसके बाद तुम्हें 2 चैप्टर पहले दिन जब तुम बैठोगे तो पहला चैप्टर तुम करीबन 3 से 4 घंटे में पढ़ोगे,
रीजन बोर्ड है हमारा तो हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने साइंस में गंद मचाया उस तरह से नहीं मचाना। हाँ NCERT करना है। बस एनसीईआरटी करना है। तो मैं बता दूं रात को 2 चैप्टर पढ़ोगे और रनवे पढ़ोगे। ये मत सोचो ज्योग्राफी पूरी रटने वाले हो, ना ही रटा हुआ आएगा पूरा का पूरा। क्वेश्चन आंसर पढ़ने जाता तुम्हें, चैप्टर में टारगेट लगा दो 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा सवा घंटा, इससे ज्यादा कोई चैप्टर नहीं देना है मुझे। अंडरलाइन वाला पढ़ना है, इंपॉर्टेंट वाला पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पे टाइम दोगे तुम, और इसको बंच में डिवाइड कर देना पार्ट्स में। 2 के 3 पार्ट्स बना दिए इसके। सुबह हिस्ट्री पढ़ ली, आने के बाद सोए अगेन दोबारा सेम प्रोसेस। सोने के बाद थोड़ी देर सोने के बाद फिर हमने पढ़ना शुरू किया। शुरू कहाँ से करेंगे? तुम इकोनॉमिक से शुरू करोगे तो कुछ नहीं भूलोगे उसमें, क्योंकि इकोनॉमिक तुम लास्ट डे पे सुबह 1 घंटा भी पढ़ लोगे ना तो पूरी इकोनॉमिक कर लोगे। पता है ना इस चीज का? उसमें तो तुम लोग जीनियस हो ही। ब्लैक वाले पे वर्ड पढ़ने हैं, है ना, उन्हीं को समझना है, उन्हीं को एलोबरेट करना है दिमाग में। कोलेटरल लोन मिलेगा तो मैं पैसा लेके भाग जाऊँ, बात करना। तो बढ़िया से सोचना है, उसमें अपना दिमाग लगाना है, गंदा दिमाग नहीं लगाना, जो किताब में लिखा जो याद है वही लगाना है। ठीक है, विजय माल्या नहीं बनना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स पहले पढ़ सकते हो, जल्दी खत्म कर लोगे, इसलिए बता रहा हूँ। अगर तुमने जल्दी पहले दिन ही तुमने खत्म कर लिया तो तुम्हारा जोश थोड़ा सही हो जाएगा। अगर तुम उस टाइप के बच्चे हो जो पहले दिन खत्म करने के बाद सोचेगा 1 घंटे में तो इकोनॉमिक खत्म कर ली, अब मैं कितने दिन क्या क्या पढ़ूंगा, बोर हो रहा हूँ, ये मत सोचना। क्योंकि याद रखना जितना टाइम तुम्हारा बचेगा वो टाइम तुम्हारा ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे देना है, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने पे देना है, क्योंकि तुम्हारा एसएसटी का पेपर ईजीएस्ट आता है। फिर से बताओ, ईजीएस्ट आता है। ज्योग्राफी हिस्ट्री लिखने में तुम्हें दिक्कत हो सकती है, तो लिखते समय अगेन हिस्ट्री के हर एक वर्ड को अंडरलाइन करोगे, जितने भी टफ नेम्स है, जितनी भी टफ चीजें हैं उनको अंडरलाइन करोगे। डेट्स पे बहुत फोकस नहीं करना, जो क्वेश्चन आंसर्स पे मैंने बोला, जो क्वेश्चंस में डेट्स आ रही हैं उनको याद करना है बस। तुम्हें अगर डेट्स नहीं याद तो डेट्स के पीछे मत भागो। ठीक है, तुम 2 साल 4 साल 5 साल का पेपर उठा के देखोगे, देख लेना, ज्यादा डेट्स नहीं आते, पेपर इजी आता है। ठीक है, सोशल स्टडी, जिसका हिंदी इंग्लिश वीक हो वो सोशल स्टडी पे फोकस करे, अच्छा लिख सकता है, नंबर अच्छे आ सकते हैं। लास्ट टाइम बता रहा हूँ, एसएसटी ईजीएस्ट है। लिखने के बाद हमारी क्लास में कोई बच्चा, सिंगल बच्चा ऐसा नहीं था जो बोल देता है यार मेरे नंबर आए नहीं क्लास में। ठीक है, आए क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रॉपर प्रिपेयर्ड नहीं थे, उनको नहीं पता था क्या लिखना है। बट पेपर इतना इजी था तो उनको इजी देख के जो उन्होंने भरा, उनको भरते हुए लगा कि यार मैंने पहली बार जीवन में पूरा पेपर लिखा। ठीक है, ये ऐसा पेपर होने वाला है जिसमें तुम सब कुछ लिखोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये तुम्हें आती है। और एक चीज तो याद बताइए, जो आता है वो अच्छे से और जो नहीं आता वो अच्छे से। ठीक है। मैथ्स में अगेन मैंने बोला अगर तुम वीक हो तो क्या करो, कहां से शुरू करोगे? जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट दे रखे हैं वहां से। दूसरी चीज 165 क्वेश्चंस, 165 क्वेश्चन जो दे रखे हैं वही। पुरानी बुक्स के हिसाब से 165 है, इस साल के हिसाब से 150 है। वो क्वेश्चंस करोगे तुम मैथ्स में। उसके बाद तुम्हें क्या करना, जो चैप्टर तुम्हारा वीक हो उसके फॉर्मूले इतने अच्छे से रटने हैं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हें तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, इस चैप्टर का है, उस पे ये फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूले पे फोकस करना है, पास हो जाओगे बहुत अच्छे से, बता रहा हूँ। जितना भी चैप्टर हो ना जो तुम्हें लग रहा है यार ये वीक है हमारा, उसका फॉर्मूला तो ऐसे रटा हुआ होना चाहिए। क्योंकि मैं बताऊं तुम्हें, स्टैटिस्टिक्स बहुत ईजी है, तुम्हें फॉर्मूले नहीं याद रहते। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सीएफ के बाद एफ ऊपर वाले लें या नीचे वाले लें, हर बार पेपर में भूलते हैं, हर बार पेपर में भूलते हैं। ठीक है, हर बार पेपर में भूलते हैं। ठीक है, अभी बता रहा हूँ तुम्हें, स्टैटिस्टिक्स तुम्हें जो बहुत इजी लगता है वो लास्ट में एक बार फिर रिवाइज करना पड़ेगा। 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन और 1 मोड, है ना? क्या करना है, कौन सा 3 लगेगा, कौन सा 2 लगेगा, कौन सा 1 लगेगा, हर बार बच्चे का पेपर में कई बच्चों को मीन मीडियन मोड तीनों चीजें निकालने को दी जाती है और वो इतने होशियार होते हैं, तीनों चीजें निकाल रहे होते हैं, जबकि उनको पता है उनके पास फॉर्मूला है। ठीक है, दिमाग से काम करना है, इसीलिए बोला डरना। जो डर गया वो तो पहले ही खत्म, उसको मारना ही नहीं पड़ेगा। आंखों पट्टी मान लो, आराम से बैठ जाओ, पहले ही खत्म। तो डरने का तो कोई सीन नहीं है। जो टफ है उनको ध्यान से देखो, कुछ जितने फॉर्मूले को रिवाइज करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैथ्स के लिए कुछ और भी बताऊंगा बाद में। ठीक है, जो आगे बच्चे कनेक्टेड हो जिनको शेयर करो ना, को बोलना कि दोबारा कुछ और भी बताऊंगा मैथ्स का।
आईटी में तो तुम्हें पता ही है, तुम लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो IT में। बैठो बैठे बैठे। ठीक है, नहीं आईटी में रटना नहीं है बेटे, बस पुराने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और बस चैप्टर का ओवरव्यू, क्योंकि आईटी के टाइम में तो तुम आधे से ज़्यादा इंस्टाग्राम चला रहे हो। आईटी पेपर में कुछ ऐसा खास होता नहीं, बट याद रखना जिसका इधर वीक है आईटी के नंबर जोड़ के तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे। इधर पता लगा तुम्हारा एसएसटी वीक है, तुमने आईटी जोड़ दिया, साइंस वीक है आईटी जोड़ दिया, मैथ्स वीक है आईटी जोड़ दिया। मेरा तो आईटी भी वीक है। और जिसका आईटी वीक है बेटे वो इस पे तो फोकस मत करना, वो यहाँ तक जोर बहुत लगाना, यहाँ पे जाके अगर तुम्हें लगे पेपर में किसी में गड़बड़ करी है तो यार आखिरी कोशिश आईटी पे भी कस के कर लेना, बाकी पेपर तुम्हारा जिंदगी डिसाइड नहीं कर रहा। एक बात पूछती हूँ, हाँ पूछो। अगर किसी एक कंपार्टमेंट लग जाए तो? अगर गलती से एक में कंपार्टमेंट लग जाए अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश तो बेटे तुम लोग ग्रेस मार्क्स से पास कर दिए जाते हो, अगर अच्छे नंबरों से पहले से सब में पास हो। ठीक है, ग्रेस मार्क्स से पास किए जाते हैं। अगर दो में कंपार्टमेंट लग जाएगी तो कंपार्टमेंट आएगी प्रॉपर, फिर उसके बाद कंपार्टमेंट पास करनी। और तुम जान नहीं पाओगे। पता चलता है अगर एक में लग जाए तो? हाँ पता लगता है, कंपार्टमेंट लग जाए तो पता लगता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर 3 में कंपार्टमेंट लग गई तो फेल हो जाओगे, लेकिन बता दो एक ही में लगने की चांसेस है। सर मिल रहा है तो कहां नहीं सुन, अगर गलती से किसी की 3 में लग जाती है तो जस्ट बी हैप्पी, क्योंकि हमारे पास एक बार दोबारा से एक साल है। ट्राई करने का चांसेस है। पेपर जिंदगी डिसाइड नहीं कर रहा। पेपर से ये नहीं है कि तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। 10वीं है यार, मुझसे पूछो आज 6 साल बाद 7 साल बाद कोई पूछता ही नहीं कैसा रहा 10वीं में स्कोर, अपने बच्चों में खुद बताता रहो तब तो सही है। मेरे से कोई नहीं पूछता कितना कमा रहे हो, अच्छा इतना कमाते हो, बस इतने सी मतलब, इससे ज्यादा किसी को नहीं, परसेंटेज से किसी को मतलब नहीं। और एक बात और बता दूं, अगर यही इनकम 1.5-2 करोड़ रुपए पहुंच जाए, किसी को बोलो जाके मेरे 10वीं में 66% आए थे, सर मैं आपके जैसा बनूंगा। मुझे आपके जैसा बनना है, यू आर माय मोटिवेशन। मोटिवेशन लो भाई। ठीक है, तो मोटिवेशन बेटे 12th फेल तो देखी ली ना तुमने। हां 12वीं फेल होने के बाद उसने फिर से जीवन शुरू किया, अच्छा किया। तो फेलियर से नहीं डरना है भाई, और ये जीवन डिसाइड नहीं कर रहा। तुम्हें सच बता रहा हूँ बेटे, कोई भी 10वीं का नहीं पूछता तुमसे। मेरे पास कितने इंटरव्यू के कॉल्स आते हैं, रिज्यूम्स आते हैं, कहाँ से पढ़े, सैनिक स्कूल से पढ़े, एक ही पहला इंप्रेशन छोड़ देता है, अच्छी जगह से पढ़ा। ठीक है, नहीं भी पढ़ा होता चुंगी वाले स्कूल से पढ़ा होता, बात करने का तरीका बिहेवियर अच्छा है, बात खत्म। तुम डरते तो नहीं हो, कोई तुमसे बात कर रहा है, हेलो हाँ जी सर बताएं, प्रॉपरली बात तो कर रहे हो ना, हाँ बोलो। उससे तो और ही बुला हो जाएगा ना। तो पेपर टाइम में अधिकतर बच्चे जो डरते हैं, ठीक है, उनसे यही बोलना है डरना नहीं। ठीक है, क्योंकि डरोगे तो तुम आधे से ज्यादा पेपर ऐसे ही खराब कर दोगे। स्ट्रेटजी लगाओ यार, तरीका सोचो बढ़िया से। ठीक है, ये बोर्ड वाले फेल करने के पेपर वैसे नहीं देते, इसीलिए पेपर देते हैं तुम पास हो जाओ, ठीक ठाक नंबरों से पास हो जाओ। क्योंकि हर साल लगभग 33,409 बच्चे, सॉरी 2019 से 2021 के बीच में 33,409 बच्चों ने सुसाइड कर दिया। अब सोचो, अब 1 मिनट सोचो, 33 अब वो दोबारा एनसी से पढ़ेंगे। सबसे बड़ा दुख तो ये है ना, दोबारा एनसी से आ जाओ, तुम दोबारा से एनसी से पढ़ोगे। एक बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आ गया, अच्छा यार ये इतना बड़ा ये वो था बोझ जीवन का, इतना बड़ा बोझ था। जिस माँ बाप ने बच्चे को 16-17 साल का पैदा कर दिया, बड़ा हो गया, इतना जवान कर दिया उसको, उसके सामने उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाए एकदम से, बहुत तक लग रहा है। कितना धक्का लगेगा, है ना। नंबर अच्छे नहीं आएंगे तब तो पूरी जिंदगी को वो करेंगे। नंबर अच्छे नहीं आएंगे, मान लो इन एनी केस तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, 12वीं में चांस है ना, राइज करो उनको यार। ठीक है, जितना बड़ा फेलियर उतना बड़ा राइज होता है। जो गड्ढे में पड़ा वो उठ के दिखाएगा तुम्हें, वहां से शॉक लगता है। अगर शॉक देना है तो फेलियर के लिए, अब तुम्हें फेल के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। ये मत समझना, अब तो 10वीं खराब करना था यार सर, 10वीं खराब करूंगा, 12वीं में टॉप करूंगा। जिसका कॉन्टिन्यूसली राइज रहा हो वो एक अपर लेवल का इंसान है, जिसका डाउन जाके अप कर लिया उसने, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल है, प्रो एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसने डाउन जाने के बाद खुद को खत्म कर दिया, उसका पैदा होना बेकार है, उसका पैदा होना बेकार है। तुम डाउन गए यार तो क्या तुम ये एग्जाम्पल सेट करके जाओगे, मैं हार गया था, मेरे को डर लग रहा था, मैं फेल हो गया था, या फेल होने का डर था,
इसलिए मैं भाई सुसाइड कर रहा हूँ। क्या मतलब है इसका? दोबारा साइंस पढ़ना चाहते हो तो एनसी में है। ये तो नहीं करना था। अगर मैंने पढ़ भी ली तो फिर मैं ध्यान दूंगी अच्छे से पढ़ाई में। ऐसे ठीक है, नंबर है बेटा, इसका क्या भरोसा? अरे इसमें तो गलती करी तो इसमें सुधरने का चांसेस है। सोच रहा मैं मरूंगा, मैं अगले जन्म में फिर से एनसी से अच्छे से पढ़ूंगा। अरे यार तुम्हें इस जन्म में पता है तुमने गलती करी है, इस जन्म में तो सुधरने का चांसेस है, वहां तो जीरो से शुरू करोगे, तुम्हें याद भी नहीं होगा। भगवान बोले तो जब तक ये सीखेगा नहीं तब तक मैं तेरे को बार बार फेंकूंगा। ठीक है, उससे बेटर क्या है कि गलती अगर हो रही है तुम्हें पता नहीं पड़े, रिवाइज करो बढ़िया से, आगे के लिए प्रिपेयर्ड रहो। 11वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बता दिया, अच्छी जॉब करोगे ना जब, तो तुम अगर फेलियर भी रहे होगे 10वीं में तब भी आधे से ज्यादा बच्चे ये बोलेंगे आप जैसा बनना है मुझे। तो सीए सर उसमें 60 से 40 to 60% जो अगर 11th का आता है। अरे यूपीएससी के एग्जाम में 33% मांगते हैं, एनडीए के एग्जाम में 33% मांगते हैं, ऑल इंडिया टॉप लेवल के एग्जाम में कमांडो बना रहे तुम्हें, ऑफिसर बना रहे, 33% क्यों मांग रहे हैं? तूने बताया पढ़ लिया। परसेंटेज मैटर नहीं करती ना, तुम अब बदल गए बस काफी हमारे लिए, तुम अब अच्छे हो काफी हमारे लिए, ठीक है। मैं किसी इंसान से मिलूं, जिस इंसान को मैं देख के बोलूं यार ये बहुत सही है, ठीक है, वो मेरे को अपने कांड बताना शुरू करे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अबे तूने पास्ट में किया था, अब तो तू बदल गया ना, अब तो अच्छा है ना। मैं जिससे मिला हूं, मैं किसी प्रेजेंट गाय से मिला हूं, मेरे को प्रेजेंट से मतलब, तुम अभी अच्छे हो ना मेरे सामने, तुम बस ऐसे ही रहना, इतना काफी। तुम बदल गए, गलती कौन नहीं करता जीवन में, हर कोई करता है, कोई पढ़ता नहीं है, कोई गलत काम कर रहा होता है, ठीक है। 10वीं क्लास मुझसे पूछो मैंने कितने अंधेरे में बिताई है, मैंने तो गजब अंधेरे में बिताई है। दूसरा क्या किया? सितंबर तक तो मुझसे पूछेगा, मैंने तुम्हें बताया ही था, सितंबर तक तो मैंने गजब अंधेरे में बिताई है। गालियां दे रहे थे मेरे सीनियर्स मुझे, ये तू पढ़ना है, ये करेगा, तब जाके समझ आई है, समझ तो आ गई। गलत काम नहीं किए होते तो मैं क्या लोगों को एग्जाम्पल देता, इसका मतलब ये नहीं तो मैं गलत काम करता, इसका मतलब ये है कि दूसरे गलती से सीख लो यार, तो भी तुम लीजेंड हो, ठीक है। और गलती कर चुके हो और अब सीख जाओ, तब भी तुम करो। डाउन जाने के बाद जो अप जाएगा वो एग्जाम्पल सेट करेगा, अभी बताओ, ठीक है। तो डाउन जा चुके हो, गलतियां कर चुके हो, तुम्हारा रीजन, तुम्हारी लाइफ तुम्हें पता है, तुमने जी है। 80 साल जीते हम लोग, 90 साल, सही बताऊं तो हमारे मरने के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि हम थे, क्यों थे, क्या कॉज था, कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता। सर बाद में लोग ही कहते हैं कैसा भी था सही भी था, कैसा भी था सही था बोलने वाले 1 महीने तक होते हैं, हद से हद 1 महीना, उस घर के सामने सीख लेंगे, अरे यार बड़ा हंसने की आवाज आ रही है ना, 1 महीने बाद उनको खुद नहीं याद रहता इस घर में कोई था, वो मर गया। तुम्हारे मरने के बाद किसको पता तुम थे भी। और सच्चाई ये है ना कि तुम्हारी खुद की फोटो अगले 150 साल तुम्हारे घर में नहीं लगी होगी, सही बात है। तुम्हारी खुद की फोटो, तुम्हें लग रहा तुम्हारी गलतियां, तुम बचपन में टॉयलेट कर लेते थे गच्चे में, आज कोई तुमसे बोलता है तुम बच्चे में टॉयलेट कर लेते, ठीक है, आज के हिसाब से तो बहुत बड़ी गलती है, आज के हिसाब से तो बहुत बड़ी गलती है, कितनी शर्म लगेगी, लगेगी। बचपन में हम नंगे घूमते थे, रोड पे पहुंच जाते थे, कहीं से भी टॉयलेट कर लेते, अरे मैंने चलती बसों से टॉयलेट करी है, ठीक है, चलती बसों में कंट्रोल नहीं होता था, इतना छोटा सा था भाई, किसी बच्चे से बोल दो ऐसा करने में, समझदार होगा बोलेगा यार पागल हो क्या, जमाने में इज्जत है मेरी, भाई मेरी तो रही नहीं, उतर गई, मुंह से बता रहा हूँ तब तो पता है तुम्हें, वरना कहाँ पता हो। हमें कुछ नहीं ऐड करें तो ठीक है, सुधर जाओ ये जरूरी है, इम्प्रूवमेंट लेके आओ ये जरूरी है, नंबर अच्छे लेके आओ ये जरूरी है, नहीं लाए अगले महीने आओ, उससे अगले महीने आओ, कब भी नहीं लाओ अच्छे इंसान बन जाओ, काफी लाइफ में बस वही मैटर करता है, अच्छे इंसान बन जाएंगे ना वही सबसे आसान है। अगर अच्छे इंसान बनना आसान है ना तो तुम अपने आप इम्प्रूव कर दो, जिस मूवमेंट पे हो, जिस जगह पे हो, वहां पे अपना बेस्ट दो, लाइफ को अपना बेस्ट दो, ताकि अब से 5 साल बाद तुम्हें ये अफसोस ना हो कि यार मैं जैसा 5 साल पहले था वैसा ही आज हूं। ऐसे है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। कांड की कोई बात नहीं, जैसा मैं पहले था मैं वैसा आज नहीं। जब भी मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ तो एक चीज बोल सकता हूँ कि यार मैं बदला हूँ, मैं बहुत बदला हूँ, ठीक है, मैं वैसा नहीं था, पहले था वैसा अब नहीं हूँ। पहले अगर मेरे को कोई देखता तो छी बोलता,
अब कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? सो ब्यूटीफुल, So beautiful, so elegant. जस्ट लुकिंग लाइक अ बार। बस वही